जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है गणेश और आज हम लोग फिजिक्स क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो फिजिक्स क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको फिजिक्स का ही कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य जो बताए जाएंगे, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है, वो डेली आपको स्टार्ट होने से पहले बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज जो है ये है दूरी के मात्रक। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो कुछ भी बताए जाएंगे वो दूरी से संबंधित रखेंगे। ठीक है, जैसे एंगस्ट्रॉम इसका मतलब है कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि एंगस्ट्रॉम किससे संबंधित है, तो आपको बताना होगा ये दूरी से संबंधित है। ठीक है, तो इसको दर्शाते हैं ए के ऊपर में डॉटेड से, मतलब इस टाइप से। ठीक है, और इसका मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन होती है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। उसके बाद दूसरा नंबर में है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी ये दूरी से ही संबंधित है। ठीक है, और उसी प्रकार है प्रकाश वर्ष और पारसेक। ठीक है, ये सारे दूरी से संबंधित है और दूरी के ही मात्रक हैं। अगर आपको ये सब में कोई भी अगर पूछा कि ये सब किससे संबंधित है, तो ये दूरी से ही संबंधित है। ठीक है, अब चलते हैं। आज का टॉपिक है मोशन मतलब गति। ठीक है, तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो आवश्यक है और जानना जरूरी है। ठीक है, तो देखते हैं निर्देश बिंदु किसे कहते हैं। निर्देश बिंदु उसी को इंग्लिश में बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, देखिए ये होता है फिक्स पॉइंट। ठीक है, फिक्स पॉइंट होता है, ये फिक्स पॉइंट होता है जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की तुलना की जाती है। मतलब ये एक फिक्स बिंदु है और उसी के सापेक्ष हम लोग किसी चीज़ का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए मान लीजिए ए एक वस्तु है और इसी को हम लोग रेफरेंस बिंदु माने, मतलब निर्देश बिंदु, रेफरेंस पॉइंट। ये जो भी अब रेफरेंस बिंदु तो मान लिया, अब जितना भी तुलना करेंगे हम इसी से करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग बोलेंगे कि ए के तुलना में एक्स, ए के तुलना में वाई और ए के तुलना में जेड। अब यहाँ दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पर ट्री और एक ट्रेन है। मान लेते हैं ट्री जो है ना ये फिक्स पॉइंट है, मतलब निर्देश बिंदु। अब यहाँ पर ट्रेन जा रही है धीरे धीरे, अब पेड़ तो एक ही जगह पर लगा हुआ है। अब पेड़ से जब हम लोग तुलना करते हैं तो हम कह सकते हैं कि पेड़ के तुलना में ये ट्रेन जो है ना कि गति में है। ठीक है, तो इसी प्रकार आगे हम लोग देखते हैं विराम किसे कहते हैं। ठीक है, ये कोई भी वस्तु रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। मतलब आपको पहले बताएं कि रेफरेंस पॉइंट एक बहुत ज़रूरी है। तो देखिए रेफरेंस पॉइंट में हम लोग मानते हैं ये ट्रेन और मैन, मतलब कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ मान के चलते हैं, उसमें से अब ट्रेन और मैन दो ठो चीज़ें हो गया। तो उसमें क्या करना है कि हम लोग ट्रेन को अब रेफरेंस बिंदु मानते हैं। आप किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, तो हम मानते हैं अब ट्रेन को रेफरेंस बिंदु मानते हैं। अब देखते हैं कि ट्रेन के तुलना में जो आदमी जो बैठा हुआ है वो किस कंडीशन में है। तो देखिए ट्रेन भी जा रहा है और आदमी भी जा रहा है साथ साथ। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, इसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब है देखिए इसका स्थिति में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ट्रेन भी जा रहा है और आदमी भी जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ट्रेन के तुलना में जो आदमी है वो विराम स्थिति में है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ कार में बैठा हुआ व्यक्ति कार के सापेक्ष विराम स्थिति में है। तो कार भी जा रही है और आप भी जा रहे हैं, मतलब दोनों साथ साथ, आप दोनों की स्थिति में तो कोई चेंज हो नहीं रही है। ठीक है, आप भी वहीं पर बैठे हैं और कार भी साथ साथ मतलब जा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो कार के अंदर व्यक्ति जो बैठा हुआ है वो विराम स्थिति में है। ठीक है, अब यहाँ देखिए गति किसको बोलते हैं, मतलब मोशन। यहाँ तो देखे पहले ऊपर में कि विराम
किसे बोलेंगे। अब देखें गति किसको बोलते हैं। कोई वस्तु रेफरेंस पॉइंट है, उसके सापेक्ष में किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। सेम बात वहीं पर, लेकिन स्थिति में यहाँ क्या हुआ, स्थिति में परिवर्तन होगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए पेड़ है और यहाँ ट्रेन है, ठीक है। पेड़ तो अपने ही जगह पर है और ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि पेड़ के तुलना में जो ट्रेन है वो गति अवस्था में है, ठीक है। मतलब पेड़ के सापेक्ष ट्रेन चल रही है, मतलब गति में है, आप कह सकते हैं, ठीक है। आप किसी एक को मतलब जब भी कंपैरिजन करते हैं तो एक दो वस्तु होती है, उसमें से आप एक को निर्देश बिंदु मानना ही पड़ेगा आपको, फिर एक दूसरा जो आप जिसे कंपैरिजन कर रहे हैं उसका आप कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, ये अदिश राशि किसे कहते हैं, ठीक है। अभी उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको छोटे छोटे टर्म को मैं बता रहा हूँ, जब आपको स्पेशल पढ़ाया जाएगा तो तब आप जानेंगे, ठीक है। यहाँ अदिश राशि, अदिश मतलब अ मतलब नहीं और दिश मतलब दिशा वो इसमें क्या है कि अदिश राशि वो राशि है जिसमें मतलब दिशा नहीं होता है, ठीक है। राशि मतलब वो चीज़ जिसे हम लोग मापते हैं कुछ चीज़ को, ठीक है। तो जैसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। इसमें क्या होता है, ओनली परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है। एग्जाम्पल में देखिए, चाल, दूरी, क्षेत्रफल, ये सब है, ठीक है। जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम लोग कैसे लिखते हैं, 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर जो लिखते हैं, इसमें से जो 4 है ये 4 है ना, यही है परिमाण है, ठीक है। और इसमें तो आप ये कहीं पर बताया नहीं है कि कोई भी डायरेक्शन नहीं बताए हैं कि यहाँ पर आपको पूरब से पश्चिम की ओर जाना है, पश्चिम से दक्षिण की ओर जाना है। तो आप सिंपल यहाँ है 4 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस को शो करता, मतलब दूरी, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि दूरी अदिश राशि है। अब मान लीजिए एरिया है, एरिया को कैसे लिखते हैं, 1500 किलोमीटर स्क्वायर। मतलब अब 1500 लिखे हैं, इसमें से कहीं डायरेक्शन तो है नहीं, तो ये खाली 1500 क्या हुआ, परिमाण है, ठीक है। अब देखिए सदिश राशि, सदिश राशि में क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। सदिश राशि में देखिए, ये परिमाण प्लस दिशा, मतलब दोनों होते हैं, परिमाण भी होता है और दिशा दोनों होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल, बेग हुआ, त्वरण हुआ, बल हुआ। अब इससे कैसे दर्शाते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए फोर्स, ये बल है ना, बल का ही मात्रक, बल को ही हम लोग दर्शाते हैं एफ से, एफ लिखे हैं यहाँ पर। और जो इसको जो ऊपर में जो तीर का निशान है ना, वो डायरेक्शन को दर्शाता, मतलब दिशा को दर्शाता है, ठीक है। तो इस तरह से सदिश राशि को दर्शाया जाता है। अब देखते हैं दूरी, दूरी को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है। अब दूरी किसे कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक लड़का है राहुल, और वो ए पॉइंट से बी से सी और सी से डी जाता है, मतलब पैदल जाता है या कैसे भी करके जाता है, तो वो लेकिन जाता है। तो ए से जो बी है वो 2 मीटर दूरी तय करता है, मतलब 2 मीटर जाता है। फिर बी से सी 4 मीटर जाता है, मतलब फिर सी से डी 5 मीटर। तो हम लोग कह सकते हैं कि राहुल कितना दूरी तय किया है। तो ये सब जो 2 मीटर है, 4 मीटर है और 5 मीटर को जोड़ेंगे तो 11 मीटर आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ कि राहुल 11 मीटर दूरी तय किया। तो इसका जो मेन डेफिनेशन है यही है। और देखिए डेफिनेशन में क्या बोलता है कि कहीं आप जाइएगा तो आपको समय तो लगेगा ही ना। तो कोई वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु समय के साथ साथ, मतलब समय अंतराल में जो कुल पथ की लंबाई तय करता है ना, तो उसी को दूरी कहते हैं, ठीक है।
और ये अदिश राशि है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल सारे समझ में आ गया कि दूरी कैसे निकालते हैं। अब देखिए विस्थापन। विस्थापन को यहाँ गौर से समझने वाली बात है। ये सेम दूरी की जैसे ही है, बट यहाँ कुछ टर्म एंड कंडीशन है। विस्थापन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। आपको कहीं भी अगर विस्थापन दिखाई दे तो आपको माइंड में सबसे पहले ये घूमना चाहिए कि ये न्यूनतम दूरी को शो करेगा। ठीक है, न्यूनतम दूरी यही है विस्थापन। एक्चुअली में न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन बोलते हैं। एक तो एग्जांपल देते हैं तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए राहुल ही ए से बी जाता है, बी से फिर सी जाता है, फिर सी से फिर डी जाता है। तो ये तो दूरी हो गया यहाँ से, जो यहाँ जिस प्रकार मैंने बताया है तो वो तो दूरी बता दिया। लेकिन यहाँ पर विस्थापन की बात हो रही है, तो आपको विस्थापन में आप बोल सकते हैं ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब न्यूनतम दूरी। आप कैसे भी करके न्यूनतम दूरी निकाल दीजिए सीधा सीधा, तो ही है विस्थापन। तो यहाँ पर देखिए ए और डी को मिला देने से ये न्यूनतम दूरी ज्ञात होता है। तो ए और डी को ही हम लोग बोलेंगे विस्थापन। और एक एग्जांपल है, देखिए ए राहुल ही मतलब ये घूम फिर के जा रहा है, इस टाइप से जा रहा है, यहाँ पहुँच गया। तो बहुत दूरी तय कर लिया। मान लीजिए 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर। तो अब यहाँ पर कोई बच्चा अगर पूछेगा कि विस्थापन यहाँ क्या है, तो आप सीधा सीधी यहाँ से इधर मार दीजिए ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है ए से बी विस्थापन। ठीक है, अब यहाँ देखिए विस्थापन मतलब न्यूनतम दूरी। और इसको कैसे निकाला जाता है, देखिए अंतिम स्थिति मतलब ये बी अंतिम स्थिति, और प्रारंभिक स्थिति मतलब ए प्रारंभिक स्थिति के बीच में जो दूरी होता है न्यूनतम दूरी, उसी को बोलते हैं विस्थापन। ठीक है, इससे पहले आप दूरी देख चुके हैं, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चाल। और आपको यहीं से आपको दिमाग ज़्यादा लगाना है। ठीक है, चाल किसे कहते हैं, और आसान भाषा में समझते हैं चाल किसे कहते हैं। अब दूरी तो आप पढ़ लिए, तो यहाँ पर देखिए कोई वस्तु एकांक समय में तय किया गया दूरी को ही चाल कहते हैं। समझ में आया कि एकांक समय में तय किया गया दूरी को ही चाल कहते हैं। ठीक है, ये अदिश राशि है। अदिश मतलब इसमें दिशा नहीं होती है। आप कहीं भी जा सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं, अगर आपके पास समय के साथ साथ आप चल रहे हैं तो। ठीक है, और देखिए ये इसका जो मात्रक है वो कैसे आता है। दूरी का जो मात्रक होता है मीटर होता है, मीटर। और समय का जो मात्रक होता है सेकंड। आप यहाँ कोई किलोमीटर भी लिख सकता है, बट आपको किलोमीटर लिखना नहीं है। अगर आप यहाँ जैसे किलोमीटर आप लिख दिए, मान लीजिए मीटर की जगह और आप किलोमीटर लिख दिए, तो आपको सेकंड की जगह पर भी आपको बड़ा वाला यूनिट लिखना है कि आवर, जैसे किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जनरली आपको यहाँ पर प्रत्येक जगह पर, अधिकतर जगह पर आपको क्या मिलेगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये छोटा होता है और इसी का यूज किया जाता है। यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल। ठीक है, राहुल ही क्या करता है, 4 मीटर जाता है ए से बी की ओर, 4 मीटर जाता है। फिर बी से सी की ओर जाता है 3 मीटर। ठीक है, और यहाँ ए से बी अब उसको जाने में कितना समय लग रहा है, 2 सेकेंड, और 4 मीटर जाता है। तो देखिए दूरी कितना होगा, 4 मीटर, और समय कितना हुआ, 2 सेकेंड। तो आप बोलिएगा यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड का चाल से, ठीक है, ए से बी गया। ठीक है, और बी से सी कितना किलोमीटर या कितना मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया। तो देखिए बी से सी का दूरी कितना है, ये 3 हुआ, और समय कितना लगा, 1.5। तो इसको भी अगर बनाइएगा तो 2 आएगा। तो आप बोल सकते हैं कि जो बी से सी जो गया तो वो 2 मीटर
पर सेकंड का स्पीड से गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बेग। बेग या वेलोसिटी, इंग्लिश में इसको वेलोसिटी बोलते हैं। तो बेग क्या है? सदिश राशि, मतलब इसमें आपको दिशा होगा, साथ में आपको दिशा लिखना जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं, चलिए। किसी भी वस्तु का, मतलब कोई वस्तु का समय के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन जो होता है, तो उसी को हम लोग वेग कहते हैं। नहीं समझ में आया? और उसमें निश्चित दिशा हो तो नहीं समझ में, कोई बात नहीं, आप सिंपल समझ जाइए। विस्थापन वाटा समय, विस्थापन में परिवर्तन दर को ही वेग कहते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इस चाल और वेलोसिटी मतलब वेग में ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए, समझिए, एक एग्जांपल देते हैं। यहाँ पर राहुल है। राहुल ये ईस्ट है, मतलब आप पूरब है, और ये वेस्ट है, मतलब पश्चिम, और ये उत्तर है। तो आप राहुल क्या करता है, पहले यहाँ से यहाँ तक जाता है, ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता है, फिर वेस्ट से नॉर्थ की ओर जाता है। ठीक है, नॉर्थ की ओर जाता है, यहाँ तक आप पहुँच गया। वो यहाँ से ए बी और सी तक पहुँच गया, ए से बी होते हुए सी पहुँच गया। तो यहाँ पर जो वेग होगा क्या होगा, इस विस्थापन मतलब न्यूनतम दूरी। अब सी से न्यूनतम दूरी क्या है, ई, मतलब एक है। यहाँ से यहाँ न्यूनतम दूरी क्या हुआ, देखिए तो। अब निकालिएगा तो 5 मीटर आएगा। जैसे यहाँ से निकालें हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकालिए, तो यहाँ लास्ट में 5 मीटर आएगा। जो 5 मीटर और कुछ समय लगा होगा ना, मान लीजिए 5 मीटर है और यहाँ पर लगा 2.5 सेकेंड लगा। ठीक है, इसको कर दीजिएगा तो 2 आएगा। 2 मीटर पर सेकेंड जो स्पीड से, या मतलब वेग से आप बोल सकते हैं, यहाँ पर वेग से जा रहा किधर। अब यहाँ डायरेक्शन दिखाना जरूरी है। अब या तो N to E तरफ जाएगा, ठीक है, इस टाइप से जाएगा, मतलब इसका कोई एक डायरेक्शन होगा ना। या आप बोल सकते हैं कि इधर से भी जा सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, डायरेक्शन दिखाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वेग में। और वेग का SI यूनिट जो होता है मीटर पर सेकंड ही होता है। अब हम लोग देखेंगे त्वरण किसे कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से समझिए आप। ठीक है, सिंपल सा आसान भाषा में आप कह सकते हैं, वेग में परिवर्तन दर को ही त्वरण कहते हैं। यहाँ दर का यूज क्यों किया जा रहा है कि यहाँ नीचे में समय है। कहीं पर भी आपको नीचे में बट्टे के रूप में समय अगर दिखाई दिया, तो आप वहीं से आप परिभाषा निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ वेग में परिवर्तन दर को ही त्वरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? वेग में परिवर्तन दर को ही त्वरण कहते हैं। आगे हम लोग समझेंगे यहाँ कि जो वेग में परिवर्तन ये है क्या, कैसे जानेंगे कि यहाँ वेग में परिवर्तन हुआ। तो देखिए, यहाँ देखिए, आइए नीचे आइए थोड़ा। यहाँ वेग परिवर्तनशील कहा जाएगा, कब कहा जाएगा, कब कहा जाएगा। देखिए, जब पहला नंबर है वो रहा, जब चाल परिवर्तन हो। मान लीजिए आप एक गाड़ी चला रहे हैं, एक्सेलेटर आपके हाथ में है और एक्सेलेटर दे रहे हैं, तो आपका मान लीजिए आप कांटा 30 डिग्री पे है, मतलब वो कांटा एक दिखता है ना, वो 30 डिग्री पे है। थोड़ा सा एक्सेलेटर बढ़ाएं, आप वो 40 पे पहुंच गया। तो यही है चाल परिवर्तन। ठीक है, कि 30 से आपका 40 जो पहुंचा एक्सेलेटर जब आप लिए हैं, तो उसी को बोलते हैं चाल परिवर्तन हो गया। चाल परिवर्तन हुआ, इसका मतलब ये है कि वहाँ त्वरण का एंट्री हो गया। ठीक है, फिर सेकंड में देखिए, गति की दिशा में परिवर्तन हो। गति की दिशा में परिवर्तन हो, मान लीजिए आप
यहाँ 30 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से इधर जा रहे हैं, ठीक है। 30 किलोमीटर पर स्पीड से आप यहाँ जा रहे हैं। फिर आप क्या किए ना, मोड़े, यह मोड़ है, यह मोड़े और फिर भी आपका जो स्पीड है वो घटा नहीं, वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जा रहे हैं आप। लेकिन देखिए यहाँ स्पीड तो आपका चेंज नहीं हुआ, बट आपका जो डायरेक्शन था, इधर से आप इधर जा रहे थे, फिर आप तुरंत क्या किए, डायरेक्शन अपना चेंज कर दिया, आप इधर से यहाँ मोड़ दिए। तो यहाँ पर भी आपको बोलना पड़ेगा कि ये जो गति की दिशा में जो चेंज हो गया दिशा में, तो यहाँ पर त्वरण का एंट्री हुआ है। अब त्वरण यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये तीसरा नंबर में है, चाल और दिशा दोनों में परिवर्तन हो। दोनों में ऑब्वियसली एक ठो अगर हो रहा है तो दोनों अगर चेंज होगा तो आप कह सकते हैं कि वो त्वरण है। और त्वरण का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कैसे होता है देखिए, यहाँ जो वेग का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। फिर ये समय जो है यहाँ नीचे में लिख दिए समय, फिर ये तो नीचे आ जाएगा, तो इसी प्रकार हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको समझते हैं कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये तो हुआ त्वरण। त्वरण मतलब ही जो धनात्मक त्वरण, इसको बोल रहे हैं। जो अभी हम लोग त्वरण पढ़े वो धनात्मक त्वरण, मतलब आप एक्सेलेटर ले रहे हैं। तो एक बच्चा पूछ दिया अब कि जब सर एक्सेलेटर हम लोग छोड़ेंगे तब क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे हम लोग मंदन, रिटार्डेशन, ठीक है। इसी को बोलते हैं ऋणात्मक त्वरण, जब आपका एक्सेलेटर को आप छोड़ रहे हैं और गाड़ी धीमा हो रहा है, ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है। अभी भी आपको अगर त्वरण समझ में नहीं आया तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, यहाँ पर आपको 100% आपको समझ में आएगी। देखिए त्वरण, अब विस्थापन मतलब तो जानते हैं। विस्थापन मतलब क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस, मतलब न्यूनतम दूरी। तो यहाँ देखिए विस्थापन में परिवर्तन दर को ही क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन दर को ही क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। और वेग में परिवर्तन दर को ही त्वरण कहते हैं। समझे? हाँ, अब याद रखने की बात है, कुछ ट्रिक है। देखिए यहाँ तो है ना, तो और वो मतलब वेग। तो आप बोलिएगा कि वेग में परिवर्तन दर को ही त्वरण कहते हैं। तो में वो मतलब वेग में परिवर्तन दर को ही त्वरण कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप, मतलब संबंध। किसका इसका संबंध, विस्थापन और दूरी का संबंध देखेंगे। विस्थापन देखिए शून्य हो सकता है, विस्थापन शून्य हो सकता है। अब आप लोग समझ में नहीं आ रहा कि शून्य कैसे हो सकता है, एग्जाम्पल देते हैं शून्य कैसे हो सकता है। देखिए यहाँ ए है, ठीक है। ए से कोई एक राहुल स्टार्ट किया चलना, ठीक है। ऐसे घूम घूम के यहीं पर पहुंच गया, मतलब ये अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु जो हो गया सेम हो गया, ठीक है। तो इस जगह पर देखिए प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु तो एक ही है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ये कि विस्थापन शून्य हो सकता है, ठीक है, शून्य होता है। और ये दूरी जो है, ये शून्य नहीं होगा। यहाँ देखिए तो शून्य हुआ क्या, ये तो घूम फिर के जितना भी दूर जा रहा है वो तो दूरी तय कर ही रहा ना समय के साथ साथ, ये कभी शून्य नहीं होगा दूरी। उसी प्रकार यहाँ ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है या शून्य भी होता है। जैसे संख्या रेखा पर आप इधर जा रहे हैं तो धनात्मक होता है, फिर घूम के वापस यहीं पर आ रहे हैं तो शून्य होगा। और आप इस साइड जा रहे हैं मतलब बायां साइड, तो आप कह सकते हैं कि जो विस्थापन है ये ऋणात्मक में भी चले जाता है। इसका कॉन्सेप्ट और भी है,
तो आप बस अभी इतना जानिए। दूरी में देखिए यहाँ पर कह रहा है कि गतिमान वस्तु का विस्थापन तय किया गया दूरी से कभी भी अधिक नहीं होगा। जो गतिमान वस्तु का जो विस्थापन है वो तय किया गया दूरी से कभी भी अधिक नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो विस्थापन है वो दूरी से हमेशा छोटा होगा और बराबर होगा। मतलब बड़ा नहीं बन सकता, छोटा होगा या बराबर होगा। तो फिर दूरी को देखिए, इधर लाए नीचे लाइए, तो यह जो विस्थापन बटा दूरी है वो 1 से हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा। अब यहाँ फिर से एक रिलेशनशिप है। यहाँ देखिए वेग और चाल का, ये भी वैसे ही है, सेम है। जो वेग है वो चाल से हमेशा छोटा और बराबर होगा। उसी को हम लोग दूसरे ढंग से लिख दिए, वेग बटा चाल जो 1 से हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा। अब हम लोग देखेंगे ग्राफ, जो आपका पॉलिटेक्निक की दृष्टि से ही यहाँ बताया गया है। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आपको फिर थोड़ा डीपली में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो ग्राफ है वो देखेंगे हम लोग, दूरी समय ग्राफ। ठीक है, दूरी समय ग्राफ से हम लोग क्या निकालते हैं। देखिए दूरी समय जो ग्राफ है उसमें चाल निकलेगा, मतलब गति। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सब जगह लिखा हुआ है एक समान गति, असमान गति। ठीक है, इसी प्रकार गति निकलेगा। ठीक है, हाँ यहाँ एक चीज़ आपको समझा दे रहा हूँ ताकि आप बहुत आसानी से समझ जाइएगा। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस होता है ये ग्राफ में। ठीक है, हम लोग यहाँ लिखे हैं एक्स एक्सिस में समय को लिखे हैं और वाई एक्सिस में ये दूरी को लिखे हैं। तो अगर इस टाइप का ग्राफ होगा एकदम बीचों बीच से, और देखिए समय का मतलब ये है कि इधर समय जा रहा है, मतलब समय बढ़ रहा है, और इस साइड जो जा रहा है, इस साइड जो ऊपर साइड आपका होगा वो दूरी होगा, और इस साइड जो जाएगा वो समय होगा। मतलब देखिए यहाँ कुछ समय लगा और कुछ दूरी तय किया, यहाँ पर भी कुछ दूरी तय किया, इधर ऊपर तरफ जा रहा मतलब दूरी, और इधर कुछ समय लगा, मतलब एकदम निश्चित समय में। मतलब यहाँ तो देखिए टाइम, यहाँ जो डिफरेंस है ये सेम हर जगह होगा। ठीक है, यहाँ पर भी होगा, ये जो डिफरेंस है ये सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, समान समय में समान दूरी तय कर रहा है, तो हम लोग वहाँ बोलते हैं कि ये एक समान गति से जा रहा है। ये सेकंड नंबर में देखिए यहाँ वक्र रेखा है, एकदम मुड़ रहा है, एकदम वक्र टाइप से, तो इसमें असमान गति हम लोग कहते हैं, असमान गति। असमान गति में देखिए कि क्या होता है ना कि कुछ समय लग रहा है और कुछ दूरी तय हो रहा है, कुछ दूरी तय हो रहा है, कुछ समय लग रहा है, कुछ दूरी। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया अचानक, देखिए यहाँ कुछ समय लगा और मतलब और बहुत ज़्यादा दूरी तय कर लिया। देखिए मतलब कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर रहा है, कम समय मतलब कम टाइम इंटरवल में बहुत ज़्यादा दूरी तय कर रहा है। तो इस टाइप का ग्राफ मिलता है ये वक्र रेखा वाला। अगर आपको कहीं क्वेश्चन पूछा कि वक्र रेखा बन रहा है कोई ग्राफ में और वो है दूरी समय का ग्राफ, तो आप उसमें बोलना होगा कि आपको ये असमान गति का एग्जाम्पल है। ठीक है, और यहाँ थर्ड नंबर में देखिए कि एक समय बढ़ रहा है। देखिए तो यहाँ समय बढ़ रहा है, बट इधर जो ऊपर तरफ है दूरी निश्चित है। देखिए यहाँ दूरी सेम है, यहाँ पर दूरी सेम है, यहाँ पर भी दूरी सेम है, खाली समय बढ़ रहा है, खाली दूरी सेम है। मतलब इसका मतलब ये है कि समय के साथ साथ दूरी बढ़ नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि स्थिर वस्तु है, मतलब चुपचाप हुआ बैठा हुआ है, वो समय निकलते हुए जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार ग्राफ में जो पहला ग्राफ था वही ग्राफ है इस ग्राफ में। देखिए इस ग्राफ में यहाँ देखिए एक ट्रायंगल टाइप से बन गया। ठीक है, ये जो इसके बीच में इस टाइप, तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, तो एंगल उसी को बोलते हैं ढाल। ठीक है, जो एंगल बन रहा है, देखिए ढाल मतलब क्या होता है, ढाल मतलब टेन थीटा, यहाँ पर टेन थीटा, यहाँ थीटा बन रहा है। ठीक है, ये थीटा, यहाँ पर थीटा बन रहा है। ठीक है, दिखा नहीं रहा, थीटा बन रहा है। तो ये टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो वही को यहाँ लिखा गया है। जो
यहाँ का जो निकालिएगा ना, ढाल निकालिएगा, तो ढाल जो निकालिए ना टेन थीटा AC/BC, मतलब AC जो यहाँ दूरी कुछ होगा और यहाँ BC जो कुछ दूरी होगा, जो निकाल दीजिएगा ना, तो ही जो निकलेगा काट छाँट के, तो वो निकल जाएगा चाल। तो आप बोल सकते हैं कि दूरी समय ग्राफ में जो ढाल निकालते हैं वो चाल के इक्वल होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे चाल समय ग्राफ या वेग समय ग्राफ। वेग समय में आपको बताए हैं, देखिए वेग और समय निकालिएगा तब त्वरण देगा। अभी जितना भी प्रकार का ये जो यहाँ पर ग्राफ है, ये सब में त्वरण ही आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए फिर से ढाल इक्वल टू टेन थीटा को लंब बटा आधार निकालना पड़ेगा। ठीक है, बता दिए। तो जो आपका पहला जो ग्राफ है ये, तो इसमें तो आपको पता चल गया कि एक समान त्वरण देगा, तो ये चाल समय ग्राफ या वेग समय ग्राफ दोनों एक ही है। तो इसमें क्या देगा, त्वरण देगा, तो आपको एक समान त्वरण लिखना पड़ेगा। ये सेकंड नंबर वाले में क्या है कि असमान त्वरण है। असमान त्वरण में क्या होता है, ये वक्र रेखा में बनेगा। ठीक है, आपको पॉलिटेक्निक में इतना ही ध्यान देना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। फिर और इस टाइप का जो ग्राफ बनेगा ना, इसमें क्या होगा, एक समान वेग, मतलब यहाँ त्वरण जीरो हो जाएगा, त्वरण जीरो हो जाएगा। थोड़ा समझिएगा, सोचिएगा, तो आपको खुद आपको यहाँ पता चल जाएगा। ठीक है, उतना डीपली में यहाँ जाना नहीं है। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ ढाल निकालेंगे। ढाल यहाँ देखिए, ये हुआ, ये हुआ, और ये इस टाइप से जो यहाँ ढाल निकलेगा BC/AC, BC/AC। तो ये ढाल निकालें तो उससे क्या मिलेगा, हम लोग को त्वरण मिलेगा। ठीक है, त्वरण मिलेगा। अब उसी प्रकार लास्ट है, देखिए लास्ट में ये जो ग्राफ बना है, तो यहाँ पर डायरेक्ट इस टाइप से एक बन रहा है। तो ये जो एरिया है ना, ये समलम टाइप से है। समलम आप पढ़िएगा बाद में, तो आपको पता चल जाएगा ये समलम है। ये समलम का जो क्षेत्रफल निकालिएगा ना, तो यहाँ निकाल दीजिएगा ना, जो भी निकलेगा वो दूरी के बराबर, मतलब उतना दूरी वो तय किया। ठीक है, अब देखिए लास्ट है ये VVI, ये VVI लिखा हुआ इम्पोर्टेंट है। ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या है, आप गाड़ी चलाए हैं, लड़की लोग स्कूटी चलाई है और लड़के लोग बाइक, ये जानते ही हैं। तो बोल रहा है कि ओडोमीटर क्या है और वो क्या करता है, तो वो गाड़ी द्वारा तय किए गया दूरी को नापता है, ये मापता है। गाड़ी द्वारा तय किया गया दूरी को मापता है। तो वो जो, अब यहाँ से हम लोग टाटा ये रांची से जमशेदपुर गए, रांची से जो जमशेदपुर गए तो उस बीच में 150 किलोमीटर का अंतर है वो, तो उसको रिकॉर्ड रखता है ओडोमीटर। क्या करता है, वो तय किया दूरी को रिकॉर्ड करके रखता है और वो बाद में दिखाता है कितना किलोमीटर गया है। उसी प्रकार है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर देखिएगा, वो जो कांटा है ना, जब आप एक्सेलेटर लीजिएगा तो कांटा एक, अभी तो डिजिटल हो गया है, एनालॉग वाला में जो कांटा होता है तो वो दिखाता है 20, 30, 40 में जा रहा है। तो वहाँ देखिएगा लिखे रहेगा 40, मतलब उसका मतलब क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटा में आप 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। तो वो तात्क्षणिक चाल को ही नापता है, मतलब वो सडनली जो आप उस समय है तो उसी को मापता है। स्पीडोमीटर, उसी को बोलते हैं स्पीडोमीटर। इसी के साथ अपना क्लास समाप्त करता हूँ। अब नेक्स्ट आप लोगों का रेडी है, इधर रेडी है ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन इसके बाद पढ़ेंगे तो हम लोग। ठीक है, तब बहुत बहुत धन्यवाद।